नमस्कार, आज है तारीख 24 जून, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूं संदीप राय। बीते 24 घंटों में मध्य पूर्व में तेजी से बदला घटनाक्रम। परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को बनाया निशाना, लेकिन कहा कतर से हमारा लेना देना नहीं। And I can only describe it as it was mesmerizing and terrifying all in one. And what we saw were these ईरान के हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव गहराया, पर ईरान ने हमले के लिए अल उदैद को ही क्यों चुना? इसमें खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी एयर लैंडिंग स्ट्रिप भी है और ब्रिटिश सेना भी समय समय पर इस बेस का इस्तेमाल करती है। हमले के कुछ घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की संघर्ष विराम की घोषणा, लेकिन क्या ईरान इसराइल संघर्ष विराम टिकेगा? विशेषज्ञ से समझेंगे। ये इसके बाद भी काफी सारे अटैक्स होते रहते हैं और वो इसलिए भी होते हैं बिकॉज मिडिल ईस्ट में अगर आप देखिए, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में सीज फायर्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं संदीप राय से। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का कहना है कि भारत ने उत्तरी सीमा से 19 लोगों को बांग्लादेश की ओर धकेला है। बीते मई से ही ऐसे सैकड़ों लोगों को बांग्लादेश में भेजा गया है, जिन्हें भारत सरकार अवैध अप्रवासी मानती है। असम के अधिकारियों का कहना है कि बीते सालों में तमाम ट्राइब्यूनल्स की ओर से जिन लोगों को विदेशी नागरिक घोषित किया जा चुका है, उन्हें वापस पुश किया जा रहा है, जबकि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बिना वैध प्रक्रिया अपनाए लोगों का निष्कासन गैरकानूनी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने इसराइल पर गजा में भोजन को जंग का हथियार बनाने का आरोप लगाया है और इसे युद्ध अपराध करार दिया है। एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी और इस्राएली समर्थित GHF संगठन की ओर से संचालित वितरण केंद्रों पर सहायता सामग्री पाने की कोशिश में अब तक 400 लोग मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत मंगलवार को 268 भारतीयों को इसराइल से भारत वापस लाया गया। वायुसेना का विमान C-17 सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचा। वापस लौटने वालों में से एक ने बताया, मेरा नाम शिवम दे है। मैं अभी इजराइल से आ रहा हूँ, जेरूसलम से। वहाँ पे अभी लास्ट टाइम जब मैं जेरूसलम में डायरेक्ट मिसाइल अटैक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे मिसाइल जेरूसलम के ऊपर इंटरसेप्ट होते हैं, तो हमें खिड़की से बहुत सारी मिसाइल दिखती थी डेली, और रात को 3-4 बार सायरन बजती थी। भारत सरकार, इंडियन एम्बेसी, इन्होंने बहुत सहायता की है हमें। डायरेक्ट इजराइल से लेकर जॉर्डन होके फिर इंडियन एयरफोर्स ने हमें पिकअप किया जॉर्डन एयरपोर्ट से, फिर हमें यहाँ पे लाया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के मुताबिक इसराइल से अब तक 594 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के शहर निप्रो और पास के कस्बे पर बमबारी की। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हमले में नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिनमें एक हॉस्टल, एक जिम और एक पैसेंजर ट्रेन शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में हो रहे लगातार ड्रोन हमलों की पारदर्शी जांच कराने की मांग की है। इस साल इन हमलों में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ड्रोन हमलों के जरिए नागरिकों की गैर कानूनी हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। जापान के ओकिनावा में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने से जुड़े एक अमेरिकी सैनिक को जापान की कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। उन्हें यौन हिंसा के मामले में दोषी पाया गया है। 28 साल के जॉमेल क्लेटन ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन जज ने कहा कि कोर्ट में उनके खिलाफ लड़ रही महिला की गवाही अधिक भरोसेमंद है। पॉडकास्ट में आज चर्चा मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालात की। बीते 24 घंटों में दुनिया के इस हिस्से में घटनाक्रम तेजी से बदला और ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर हमले किए। इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि सभी पक्ष यानी ईरान और इसराइल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे संघर्ष का आधिकारिक तौर पर अंत हो जाएगा। मानसी, बीते 24 घंटों की बात आपने की, तो शुरू से शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे और ईरान ने कहा था कि अमेरिकी हमले का जवाब देगा, और उसने ऐसा किया भी।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और कतर ने कहा कि ईरान की तरफ से अल उदैद एयरबेस पर छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों से हमला हुआ है। सबसे पहले सुनते हैं बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन का ब्यौरा। Since these attacks were launched, it does seem हमले शुरू होने के बाद कुछ खबरें, कुछ चेतावनी की बात आई। हमने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन स्पीकर को सुना, जिन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया की आशंका थी। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई मिसाइल अपने लक्ष्य पर गिरी हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई अपने लोगों को संकेत देना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, कतर, इसराइल और ईरान सभी यही कर रहे हैं। ईरान को एक संदेश देना था कि अमेरिका के हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया कमजोर रही है। जैसा बीबीसी संवाददाता जॉन डेंसन ने बताया, मानसी, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था कि पहले ही सूचना देने के लिए मैं ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं। इसकी वजह से किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ। और ईरान के इस कदम से पहले व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक कर रहे थे। ईरान और इसराइल का जो संघर्ष जब से शुरू हुआ है, यानी बीते 10 दिनों से रोज़ काउंसिल की बैठक हो रही है और ट्रंप उसमें शामिल हो रहे हैं। इसके बाद ये खबर आई कि कतर के दोहा में धमाके सुनाई दिए। पहले ही कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डे अल उदैद के लिए चेतावनी भी जारी की गई थी। I left my apartment and I was just getting into my car, and all of a sudden I saw the sky was illuminated with what seemed like hundreds of दोहा में रहने वाली missiles. हेलेन मार्की, जो चश्मदीद भी हैं, उन्होंने बताया, मैं अपने घर से निकली और कार में बैठ रही थी। मैंने आसमान में रोशनी देखी। वो सैकड़ों मिसाइलें थी। वो सुंदर था, लेकिन बेहद डरावना दृश्य भी था। आसमान में तेज चमकती रोशनियां, अचानक एक तेज धमाका हुआ जिससे हम कांप गए। ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य अड्डे अल उदैद को निशाना बनाया था। बाद में इसकी पुष्टि अमेरिका ने भी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस घटना से संदीप पूरे मध्य पूर्व में हलचल मच गई। ये खबर आई कि यात्री उड़ानें ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान के हवाई स्पेस से दूर दूर जा रही हैं। अलग अलग तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू और हुई। संयम बरतने की भी सलाह दी गई। जी बिल्कुल। और अल उदैद सैन्य अड्डा क्यों अहम है, ये जानेंगे। उससे पहले सुनते हैं इराक के बगदाद में मौजूद बीबीसी मध्य पूर्व मामलों की संवाददाता नफीसा कुनावाड को। Well, here in Iraq, first everyone thought that there were news about activation. यहाँ इराक में सभी को बताया गया कि अल असद अमेरिकी सैन्य अड्डे के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, लेकिन ये साफ हो गया कि इस पूरे इलाके में किसी और सैन्य अड्डे पर हमला नहीं हुआ। यहाँ अमेरिकी दूतावास को खाली कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये सभी को आशंका थी कि सैन्य अड्डा ईरान के निशाने पर हो सकता है। कुवैत में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। खाड़ी के सभी देश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, जहां ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी थी। मानसी, अल उदैद बहुत ही मिडिल ईस्ट का इम्पोर्टेंट एयरबेस है अमेरिका का। ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, लेकिन अल उदैद उनमें से सबसे अहम माना जाता है। इसकी क्या खासियत है और अमेरिका के लिए यह कितना अहम है, हमने समझा बीबीसी संवाददाता सुमिरनप्रीत कौर से। संदीप, अमेरिका का अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा के पास मौजूद है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एयर ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है। अब कतर ने साल 2000 में अमेरिका को इस बेस के इस्तेमाल की अनुमति दी थी और 2001 तक अमेरिका ने इसे पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया था। इसके एक साल बाद यानी दिसंबर 2002 में कतर और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को औपचारिक मंजूरी दी गई। अब पिछले साल ही ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आईं जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ने इस बेस पर अपने संचालन की मियाद को 10 साल और बढ़ाने का समझौता किया है। तो ये मिडिल ईस्ट में अल उदैद एयरबेस की क्या अहमियत है, कुछ इस पर आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो अल उदैद को अबू नकला एयरपोर्ट भी कहा जाता है और यहाँ करीब 8,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें खाड़ी क्षेत्र की सबसे लंबी एयर लैंडिंग स्ट्रिप भी है और ब्रिटिश सेना भी समय समय पर इस बेस का इस्तेमाल करती है। और यही बेस इराक में अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए मुख्यालय और लॉजिस्टिक केंद्र के तौर पर भी काम करता है। ये थी सुमिरनप्रीत कौर जो बता रही थी अल उदैद एयरबेस के बारे में। अब बात करते हैं मध्य पूर्व में अमेरिका के कितने एयरबेस हैं।
तो कुल 17 सैन्य अड्डे और नेवल अड्डे हैं। ये सैन्य बेस कुवैत, सीरिया, इराक, बहरीन, यूएई, जॉर्डन, ओमान, कतर और सऊदी अरब में मौजूद हैं। यानी पूरी तरह से फैले हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि उनका जो हमला था वो आत्मरक्षा की कार्रवाई थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हमले का कतर से कोई लेना देना नहीं है। उधर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइलों के दोहरे खतरे को खत्म कर दिया गया है। जी, पीएम नेतन्याहू का ये कहना था। तुर्की और सऊदी अरब ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है, जबकि ओमान ने कहा है कि मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार हैं। वहीं कतर ने कहा है कि जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा था वहां पे हमले की उसने निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक चिट्ठी लिखी है। लेकिन अमेरिका के अल उदैद सैन्य अड्डे पर ईरान ने हमला क्यों किया? मध्य पूर्व के जो देशों की प्रतिक्रिया आई है वो ऐसी क्यों है, खासकर कतर की? ये समझने के लिए बीबीसी संवाददाता रजनीश ने बात की दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्र से। मेजॉरिटी कंट्रीज वेस्ट एशिया में उनके परपेचुअल प्रॉब्लम है लेजिटिमेसी, पॉपुलर लेजिटिमेसी। तो पॉपुलर लेजिटिमेसी मतलब सर क्या, किस रूप में? लेजिटिमेसी टू गवर्न वो उनके पास नहीं है उनकी, इसीलिए उनकी हर एक थ्रेट रहता है इंटरनली, है ना। फिर उनका थ्रेट रहता है एक्सटर्नली कि कोई दूसरा जो पड़ोसी कहीं ज्यादा बन जाएगा उसको थ्रेट करेगा। तो इसीलिए ये बायलैटरल अरेंजमेंट किए हैं अमेरिका के साथ, पर द रेजिम सर्वाइवल। तो रिजल्ट इज कि जब उनके साथ किए हैं, कभी भी जो दूसरे कंट्री के साथ अमेरिका को पंगा हो, इजराइल का पंगा हो, वो उसी बेस पे अटैक करेगा, वेस्टर्न बेसिस पे, वेस्टर्न कंट्री का बेसिस पे। तो वहां पे ये रिस्क रहता है कि जब अटैक करते हैं कभी इस तरह का एक्सीडेंट ना हो कि उसी कंट्री का कोई बड़ा इंडस्ट्रियल बेस पे, इसका मिलिट्री ठिकाना में अटैक हो जाए। तो होने के बाद वहां पे एक रिस्क रहता है कि वो कंट्री फिर रिएक्ट करता है अपना डिफेंड, वो अपना क्या कहते हैं सॉवरेनिटी को डिफेंड करने। लेकिन कल सर जो उसका कतर का जो स्टेटमेंट आया तो उसने कहा कि कतर के सॉवरेनिटी का वायलेशन है। वो तो कहेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, सॉवरेनिटी वायलेशन होता है, वही में सॉवरेनिटी वायलेशन, उसका राइट रहता है अगेन टू रिटेलिएट। ये रिस्क होता है, फिर वार जो वाइड हो जाता है, ये सिचुएशन है। लेकिन कुछ दो से छोटे मोटे देश है कतर वगैरह, वो लड़ते नहीं है, तो उनके पास इतना ये नहीं है, संपत नहीं है कि लड़े। ना ये इराक से लड़ पाएगा, ना वो दूसरा वो नहीं लड़ पाते, है ना। इसीलिए वो उनकी ये दिक्कत आती है। ये रिस्क आप जो कह रहे हैं, ये जो सॉवरेनिटी, इसीलिए वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि इस कंट्री ने, कतर ने अमेरिका के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो इसीलिए उसका बेसिस वहां पे है। अमेरिकन सोल्जर उधर है, सऊदी अरेबिया में ऐसा है, ओमान में भी ऐसा है, आपकी यूएई में भी ऐसा है। तो ऐसा ही है, माना जाता है कतर की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री बेस अमेरिका का, सबसे बड़ा वो नेवल बेस है। जॉर्डन में भी उसका सबसे बड़ा है जो एयर बेस। तो सर इस मामले में ईरान से भी डर लगता होगा इनको, इसीलिए कतर और ईरान की अच्छा रिलेशन है। जो यमन पे वार चल रहा था, कतर ने ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, इसीलिए जीसीसी ने उसको निकाल दिया था। उसको डर लगता है, उनके झगड़ा होता है, डिफरेंस होता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से। तो उनकी जो कंडेमनेशन है ज्यादा स्ट्रांग है, सऊदी का यूएई का भी। हम देख लेंगे, कर लेंगे, अब देखो। लेकिन कतर का थोड़ा ये रहेगा। मध्य पूर्व में जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा। दूसरी तरफ जंग के और फैलने की आशंका से वित्तीय संकट की आशंका भी गहरा गई है और शेयर बाजार लड़खड़ाने लगे। फिर कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने इसराइल ईरान संघर्ष को 12 दिवसीय युद्ध कहा और कहा कि यह एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। और संदीप, वित्तीय संकट की आशंका गहराने लगी थी, लेकिन जब ट्रंप का बयान आया कि संघर्ष विराम हो गया है, तो उसके बाद थोड़ा मार्केट संभलने लगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि इसराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए, शांति की अपील की और मुझे ये पता था कि अब शांति का समय आ गया है। ट्रंप के सीज़फायर के ऐलान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कुछ ही घंटों में 4% तक की गिरावट आई, जो कि एक सकारात्मक संदेश माना जाता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें प्रति बैरल $67 पर आ गईं और वहीं दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जापान का निक्केई 1%, हांगकांग का हैंग सेंग
2% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स करीब 3% बढ़ा है। सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज में वेस्ट एशिया मामलों की जानकार मंजरी सिंह से बात की बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने, और ये समझा कि ईरान और इसराइल दोनों के बीच आखिर तनाव क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये तनाव आज का नहीं है, ये लंबी बात है। अगर आप इजराइल का ऑब्जेक्टिव देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव आपको शुरू से देखना पड़ेगा। जब इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम पे उसकी एक डॉक्ट्रिन थी कि उसको अपने इर्द गिर्द जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक नॉर्मलाइज रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि इजराइल बहुत ही छोटा सा देश है। तो इसलिए वो अटैक्स उसको नहीं, इन द सेंस कि उसको नहीं, उस पर अटैक्स नहीं होने चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसको समझ में आया कि जो हमारा कोर है वो हॉस्टाइल हो चुका है, तो हॉस्टाइल कोर है अरब्स का, तो इसलिए आपको उनको कंटेन करने के लिए जो पेरिफेरी है, जो कि टर्की और ईरान है, उनके साथ में आपको अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। तो उसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज बोथ ईरान और टर्की दोनों ही यूएस के साथ पे अच्छा रिलेशन था उस टाइम पे उनका। तो ये दोनों कंट्रीज़ पहले मुस्लिम कंट्रीज़ थे जिन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज़ किया था उस टाइम पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो सिचुएशन हुआ इन 1978 के बाद में, जब कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन अरब कंट्रीज़ के साथ होने लग गया। तो अरब कंट्रीज़ के साथ जब नॉर्मलाइजेशन होने लग गया, इसका मतलब कि जो आपका कोर है वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद में काफ़ी सारे क्लैंडस्टाइन रिलेशनशिप हुए हैं बिटवीन इजराइल एंड अरब कंट्रीज़। और उसी टाइम पे अगर आप देखें तो इरानियन रेवोल्यूशन भी शुरू हो रहा था ईरान के अंदर में 1979 में, जिसकी वजह से जब एक इस्लामिक रेजीम आई ईरान के अंदर, उस टाइम पे उनका जो मुद्दा था वो ये था कि इजराइल को तो हम रिकग्नाइज ही नहीं, उसको हम हटा देंगे इस मिडल ईस्ट के मैप से, बिल्कुल भी हमें ये मंजूर नहीं है। तो इस तरह का जो सिचुएशन था कि कोर फ्रेंडली है लेकिन पेरीफेरी, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पेरीफेरी ईरान के जैसा, जिसके पास कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी। अगर आप अभी देखें जो वॉर चल रहा है, इसमें दोनों एकदम बराबर की हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल हमले कर रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है और अच्छे से हमले कर रहा है। इनफैक्ट डिस्टेंस का भी आप देखें तो स्टिल बहुत सारा जो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है इजराइल के अंदर, वो ईरान की एबिलिटी है उसके पास में। तो उस तरह से ईरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया उनके लिए एज अ एडवर्सरी। और उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि 2006 लेबनान में जो हिजबुल्लाह का जो वर्चस्व था, हिजबुल्लाह की वजह से क्या हुआ कि जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उनको समझ में आया कि इस कोर में भी काफ़ी सारे छेद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने भी किया है और हमास ने भी किया है। तो इसका मतलब कि ना तो आपका कोर सेफ रह गया और ना ही आपका पेरीफेरी सेफ रह गया। तो पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले कोर को थोड़ा सा सिक्योर किया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो 2023 से जो भी वॉर स्टार्ट हुआ है इजराइल और हमास के बीच में, हिजबुल्लाह में भी अटैक हुए हैं, हिजबुल्लाह को भी बिल्कुल वीक कर दिया गया है, हमास के लीडर्स को भी मारा गया है, और उसकी वजह से एक सत्ता चेंज भी हुआ सीरिया के अंदर। तो एक बार जो ये जो चीज़ें हुई, जो चेंज हुआ है, सिक्योर किया है इन्होंने, उसके बाद उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि नाउ अब हम जो है ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं और ईरान को एलिमिनेट अगर नहीं तो उसके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी मंजरी सिंह। ईरान ने पहले कहा था इस्राइल अगर हमले रोकता है तो हम भी ऐसा करेंगे। बाद में वहीं ट्रंप की संघर्ष विराम की घोषणा के 1 घंटे बाद ही इस्राइली सरकार ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव से सहमत है। हालांकि एक बयान में इस्राइल ने कहा कि इस्राइल युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का जवाब देगा। मानसी, इसका मतलब है कि ईरान और इस्राइल दोनों ने एक दूसरे पर हमले रोकने की बात की है, लेकिन जैसा हमने मंजरी सिंह को सुना, इससे ईरान और इस्राइल के बीच हमले खत्म होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि दोनों के बीच तनाव का भी एक लंबा इतिहास है। और ये पूरा घटनाक्रम संदीप ऐसे वक्त हो रहा है जब आज से नीदरलैंड में नेटो के 2 दिनों का सम्मेलन शुरू होने वाला है। इस संगठन में सहयोग बढ़ाने को लेकर यूरोपीय मुल्कों के नेता ये चर्चा करने वाले हैं कि नेटो में अभी जो सदस्य देश 2% की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देते हैं रक्षा में, जी बिल्कुल, उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये जो 2% का कंट्रीब्यूशन है इसे निर्धारित किया गया था करीब दशक भर पहले और अब उसे 5% बढ़ाने का दबाव है। हम ईरान इसराइल की बात कर रहे हैं तो अब उसी पर लौटते हैं। जी, अमेरिका की मदद से दोनों के बीच संघर्ष विराम हो गया है, लेकिन इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और हम भी यही सोच रहे हैं कि क्या ये संघर्ष विराम टिकाऊ होगा। जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दोनों इस बात को मानेंगे। जी, और क्या इजराइल और ईरान दोनों, जैसा उन्होंने कहा है, इसे मानेंगे।
बीबीसी संवाददाता सारिका सिंह ने सवाल रखा वेस्ट एशिया मामलों की जानकार मंजरी सिंह के सामने। अरब कंट्रीज पहली बार अगर आप देखिए तो किसी भी ऐसे वॉर में फेंस पे बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ये बताने के लिए कि आप युद्ध में विराम करिए, डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाइए। इसके आगे वो और कुछ कर नहीं रहे हैं। ना वो ईरान के साथ कुछ कर रहे हैं, ना वो यूएस के साथ डायरेक्टली कुछ कर रहे हैं, बिकॉज उनके यहाँ पे भी प्रॉब्लम है इन द सेंस कि हमारे यहाँ ये जो वॉर है वो एस्केलेट ना हो। तो इसलिए ये स्टेज जो अटैक्स है ये इसकी वजह से है, क्योंकि वो ईरान के साथ भी अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहते हैं और यूएस तो ऑब्वियसली यूएस का होल्ड तो वहाँ पे है ही है। तो ये एक रीज़न है इसकी वजह से। ये जो सीज फायर्स होते हैं ये इसके बाद भी काफ़ी सारे अटैक्स होते रहते हैं और वो इसलिए भी होते हैं बिकॉज मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में सीज फायर्स को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, स्पेशली फर्स्ट जैसे लेबनान का भी फ्रेजाइल सा ही चल रहा है सीज फायर। इवन आप इजराइल हमास के बीच में देखिए कितने बार सीज फायर्स हुए हैं, उल्लंघन हुआ है कई बार, नवंबर से चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है आगे ये सीज फायर ऐसे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो है ये पूर्ण विराम नहीं है, ये कॉमा है इस वॉर में, अंत नहीं है। ये थी मंजरी सिंह। और अब से 1.5 घंटा पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में लिखा, ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। पॉडकास्ट में इस मोड़ पर शामिल करते हैं यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को। हरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंजरी सिंह ने कहा पूर्ण विराम नहीं, कॉमा लगता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से ईरान ने भी कहा है कि उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो अभी भी बचा हुआ है और उसकी किसी को कोई खबर नहीं है, यानी कि संकेत ये था कि वो उसका जो कार्यक्रम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ उसने ये भी इशारा किया है कि वो IAEA के साथ सहयोग नहीं करेगा, NPT से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि इरादा ये जाहिर किया जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अभी भी ईरान जो है वो ईरान जो है अभी भी चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बने, और अगर ऐसी बात है तो इसराइल ने कर रखा है कि वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उसके लिए। और अगर ईरान उस रास्ते पे चलता है तो जाहिर है कि ये पूर्ण विराम नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे लगातार ये बात कही जाती रही है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो वो इसराइल का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरह की बात, इस तरह के दावे किए जाते रहे। तो ये कहना एक तरह से सही होगा कि ये पूर्ण विराम नहीं है। अगर ईरान उस रास्ते पे जाता है तो फिर इसराइल के तरफ से भी जो है किसी न किसी तरह से उसको रोकने की कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल ने युद्ध विराम पर हामी भरी है, कहा है वो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन आप जो बता रहे हैं उससे लगता है कि वो आने वाले समय में हमले करने की ज़रूरत पड़ी तो उससे पीछे नहीं हटेगा। देखिए, यहाँ पर जो विश्लेषक हैं या फिर कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें मीडिया ने यहाँ पे इंटरव्यू कर रखा है या फिर उनसे बातचीत करते रहे लोग, उनके तरफ से ये बात कही जा रही है कि जिस तरह के वहां पर हमले हुए हैं, चाहे जो भी दावा किया जा रहा हो ईरान की तरफ से, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो तकरीबन 10 साल पीछे चला गया है। तो अगर 10 साल पीछे चला गया, इसका मतलब कि अभी काफी समय है दोनों पक्षों के बीच में। एक पक्ष अगर वो परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करना चाहता है और दूसरा पक्ष जो है वो उसे रोकना चाहता है, तो फिलहाल जो है सभी राहत महसूस कर सकते हैं कि कुछ समय तक, आने वाले कुछ समय तक तो शायद इसको लेकर के ये जो विराम लगा है ये शायद जारी रहे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आज यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन्होंने फोन किया था, कुछ देर पहले उनकी बातचीत हुई है नेतन्याहू के साथ, और बड़े सख्त लहजे में और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब जो है विराम लगना चाहिए, अब किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसराइल जो है उसने जो भी अपने मकसद तय किए थे उसमें उसे कामयाबी मिली है, तो अब इसके बाद जो है आगे युद्ध को बढ़ाना जो है वो किसी के हित में नहीं है। तो जो एक बात चल रही थी सत्ता परिवर्तन को लेकर के, उस पर भी विराम लगा है और इसराइल को ये पता है कि वो अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता है। तो माना यह जा रहा है कि अब जो है जो भी हुआ है, थोड़े बहुत उल्लंघन हुए हैं, इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन कई घंटों से जो है देखा जा रहा है कि किसी तरह का कोई हमला दोनों एक दूसरे पे नहीं कर रहे हैं, और जो युद्ध विराम हुआ है, जो समझौता हुआ है, उस पर दोनों ही उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे। इसराइल ने ये तो कहा कि हाँ, युद्ध हम नहीं करेंगे ईरान के साथ, लेकिन गजा में भी उसकी कार्रवाई चल ही रही है। क्या वो उसको लेकर भी किसी तरह की कोई बात हुई है? जी, गजा
गजा को लेकर के कोई बात अभी तो नहीं हुई है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम बात जो थी वो ईरान को लेकर के थी, और ये लड़ाई जो है वो इसका स्केल ही बहुत अलग था। इस लड़ाई में पहली बार ये देखा गया कि इसराइल का भी जो डिफेंस जो सिस्टम्स थे वो नाकाम रहे। इसराइल पर कई सारे जो है विध्वंस के कई सारे दृश्य जो है इसराइल में पहली बार देखे गए। इस स्केल के का जो है विध्वंस इसराइल में पहले कभी नहीं देखा गया था। भी हुई हैं तो इसराइल भी पहली बार काफी बड़े स्तर पर जो है वो चोटिल हुआ है। लेकिन गजा को लेकर के हाल फिलहाल के दिनों में कई सारे लोग तो ये भी कहते रहे कि एक तरह का ये जो डिस्ट्रैक्शन हुआ उसका लाभ उठाते हुए इजरायली फौज ने वहां पर अपनी कार्रवाई में बड़ी तेजी लाई है। लेकिन अब जो है जब ये ईरान का मसला जब अब शांत पड़ गया है, तो यहाँ पर जो बंधकों के जो परिवारजन हैं या फिर उनके जो समर्थक हैं वो अब सामने आना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से पहले प्रदर्शन हो रहे थे, मांगे हो रही थी, अब वो भी उठेंगी और जाहिर है कि अब जो है नजर लोगों का उधर गजा की ओर जाएगा, क्योंकि गजा के हालात को लेकर के थोड़ी बहुत बातचीत तो होती रही है, लेकिन पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो वहां से भटका हुआ था। अब फिर दोबारा जो है वो ध्यान उधर जाएगा और वो उस मसले का जब तक हल नहीं निकलेगा तब तक पूरी तरह से ये जो जंग शुरू हुई है अक्टूबर 2023 में उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। उस मसले का भी हल निकालना बेहद जरूरी होगा। लेकिन इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर इसराइल की रहेगी। जी बिल्कुल, इसराइल ने साफ कर रखा है कि वो उसके लिए बहुत ही सबसे अहम सवाल है और उससे उसकी नजर कभी नहीं हटेगी। और अगर ईरान फिर से उस रास्ते पे जाता है तो जाहिर है कि इसराइल भी उस अपनी ओर से तैयारी करेगा कि वो उसे कैसे रोक सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। और अब वक्त है बीबीसी हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम पैसा वसूल का। आंकड़े कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तमाम मॉडर्न तरीकों के बीच अभी भी ज्यादातर भारतीय अपने पैसे और अपनी सेविंग्स का बड़ा हिस्सा बैंकों में ही रखते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपका बैंक ही डूब जाए, दिवालिया हो जाए या फिर किसी आपदा में उनका भारी नुकसान हो जाए? ऐसे हालात में आपके पैसे का क्या होगा? आपको वो वापस मिलेंगे? कितने मिलेंगे? ये पैसे देगा कौन? इन सब के जवाब आज पैसा वसूल में। तो सबसे पहला सवाल ये कि बैंक आखिर दिवालिया होते कब हैं? तो जब किसी बैंक की लायबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाती है, यानी बैंक की कमाई उसके खर्चों के मुकाबले बहुत कम हो जाती है और बैंक इस संकट से निपटने में नाकाम हो जाता है, तो फिर ऐसे बैंक को डूबा हुआ या बैंकरप्ट मान लिया जाता है और इस स्थिति में बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। लौटते हैं मूल मुद्दे पर। आपका जिस बैंक में खाता है, अगर किसी कारण वो बंद हो जाता है या डूब जाता है तो कितना पैसा मिलेगा? तो ऐसे हालात से निपटने का जिम्मा दिया गया है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC को। DICGC रिजर्व बैंक की सब्सिडरी है और ग्राहकों की जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर देती है। इस इंश्योरेंस कवर के तहत हर एक डिपॉजिटर को उसके मूलधन और ब्याज पर अधिकतम 5 लाख रुपए की गारंटी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैंक को बंद किया जाता है तो डिपॉजिटर को उनकी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए तक के रिटर्न की गारंटी मिलती है, भले ही उनके अकाउंट में इससे ज्यादा पैसा क्यों ना हो। अगर आपने अपने नाम से एक ही बैंक के कई ब्रांचों में खाता खोल रखे हैं तो ऐसे में सभी खातों को एक ही माना जाएगा। इन सब की राशि जोड़ी जाएगी और सबको मिलाकर अगर ये राशि 5 लाख से कम है तो जितनी जमा रकम है उतनी ही राशि मिलेगी। अगर 5 लाख से ज्यादा रकम है तो सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे, भले ही आपकी रकम कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। अगर आपने 2 अलग अलग बैंकों में खाता खोल रखा है और दोनों ही बैंक डूब जाते हैं तो इस स्थिति में दोनों बैंकों से 5-5 लाख रुपए की राशि मिल सकती है। ध्यान रहे कि इंश्योरेंस की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है। अगर जमा रकम 5 लाख से कम है तो सिर्फ वही मिलेगी जो जमा है। डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम में सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट सहित हर तरह के डिपॉजिट शामिल होते हैं जिनमें डाली गई राशि पर इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। खास बात यह है कि इस नियम के तहत किसी बैंक के डूबने पर इंश्योरेंस के तहत अकाउंट होल्डर्स को पैसा 90 दिन के भीतर ही मिल जाता है। तो मसला बड़े या छोटे बैंक का नहीं है। अगर बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के नियमों के तहत आता है तो आपकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सवाल ये भी है कि बैंक के अकाउंट में फंसने पर सरकार का क्या रुख है? भारत सरकार और RBI मिलकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि बैंकिंग प्रणाली स्थिर बनी रहे और ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। मसलन 2020 में येस बैंक संकट के दौरान सरकार और RBI ने मिलकर एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट बनाया
जिससे बैंक को बचाया गया और जमाकर्ताओं की पूरी राशि सुरक्षित रही। अब आखिर में सवाल ये कि ग्राहकों को क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई बैंक वित्तीय संकट में है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो ग्राहकों को घबराने के बजाय समझदारी से काम उठाने चाहिए। ग्राहकों को सबसे पहले DICGC बीमा कवर की जांच करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत आता है या नहीं। वैसे तकरीबन सभी कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत आते हैं। इसके अलावा ग्राहक सभी पैसे एक ही बैंक में रखने के बजाय अलग अलग बैंकों में जमा कर सकते हैं ताकि जोखिम कम हो। साथ ही बैंक की वित्तीय स्थिति पर नजर बनाए रखनी चाहिए और बैंक की बैलेंस शीट, क्रेडिट रेटिंग और सरकारी रिपोर्ट्स को समय समय पर देखते रहना चाहिए। पैसा वसूल के इस एपिसोड में इतना ही। अगर बैंक डूब जाए तो बचत के पैसों का क्या होगा, बता रही थी BBC संवाददाता प्रेरणा। आज पॉडकास्ट में इतना ही। पॉडकास्ट में अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। आपसे अब अगली मुलाकात होगी बुधवार को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और संदीप राय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।